प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने की दिशा में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां एक और बड़ा कदम। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आज। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस बुनियादी सिद्धांतों की सराहना की। कहा, महंगाई नियंत्रण में भारतीय रुपया कई अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में कर रहा है बेहतर प्रदर्शन। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू। 1 सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी डीबीयू राष्ट्र को समर्पित की। इन यूनिट्स की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाना है। डीबीयू डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेगी। इसके साथ ही ग्राहकों को साइबर सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करेंगी। डीबीयू साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का एक बार फिर से साक्षी बन रहा है। आज 75 डीबीयू देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का। पीएम मोदी ने कहा कि ये सेवाएं कागजी लिखा पढ़ी से मुक्त होंगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान भी होंगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इस दिशा में अहम कदम है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को
ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर इकोसिस्टम से जुड़ गया है। आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। और हिंदी के बढ़ते प्रसार की एक और बानगी, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इसमें साथ ही एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। और ये हिंदी का प्रसार सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं सीमित है, बल्कि मध्य प्रदेश जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में पुस्तकों का इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए उसका रूपांतरण किया जा रहा है, ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आइए देखिए ये खबर। और मध्य प्रदेश जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में एक नाम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में इसके बारे में बताया कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। और एनएसजी के 38वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, हर भारतवासी को एनएसजी के शौर्य और वीरता पर गर्व है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ एनएसजी कमांडो देशवासियों में विश्वास का भाव उत्पन्न करते हैं। @NSG ब्लैक कैट्स के 38वें स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण को सलाम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक आज से प्रयागराज में शुरू हो गई है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2401 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जिसमें 2373 लोग ठीक भी हो गए हैं। अब देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 26,625 है। वहीं देश में अब तक कुल 219 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड के टीके लगवा चुके हैं। कर्नाटक के हासन में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी ऑटो सवार हसनंबा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इस दौरान अरसीकरे के गांधीनगर में ऑटो की एक दूध वाहन से टक्कर हो गई। आमने सामने की हुई इस भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है। और अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी ने यह वृद्धि दिल्ली एनसीआर में दूध के रेट में की है।
दूध के बढ़े हुए दाम रात से लागू कर दिए गए हैं। मदर डेयरी के सिर्फ फुल क्रीम और गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे पर कहा कि कई पश्चिमी देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों के लिए फिर एनर्जी के लिए कोयले की तरफ रुख करते हुए देखा जा सकता है। Western world has seen countries moving to coal. Austria has already said, and today did I say that they're going back to coal? Did I see a news item today that in UK the Battersea, one of the oldest legacy thermal units, is back again. It's a beautiful landmark for London, but then matter of fact it is now reviving itself as a thermal unit. So it's not just India. Many countries have gone back. And coal is now going to be back again because I think gas cannot be afforded or it is not available as much as you want. और भारत में डिजिटलीकरण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों के सुझाव हैं कि G20 के दौरान हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने अपनी डिजिटल उपलब्धियों में क्या किया है, जैसे आधार या डिजिटल एप्लीकेशन देश में बड़ी आबादी के बीच अच्छे से काम कर रहे हैं। During the G20, we should showcase what we've done in our digital, achievements in terms of the way in which Aadhaar is spread, the way in which other digital applications have spread in the country. In fact, today in my meeting with the World Bank, President David Malpass himself said that you should now showcase the deepening of digital applications in India and how common people have accepted it. And he said he will be happy from the World Bank side to work together with India to be able to take it to the other parts of the world. और क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों को G20 देशों के सामने चर्चा के लिए लाना चाहते हैं ताकि सदस्य इस पर चिंतन कर सकें और वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क या SOP पर पहुंच सकें। We detected substantial money laundering, probably cases related to, it was also put in the media, cases related to crypto assets and trading of assets. So this concern has been actually acknowledged by several members of the G20, saying yes money trail, yes money laundering, yes drug misuse, and so on. So there is an understanding that we need to have some kind of a regulation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात भी की। इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। और भारत 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल महासभा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरपोल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारत के केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल में भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल है। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब इस कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है। इस बैठक में साइबर प्रोफेशनल अपराधों और बाल यौन शोषण अपराधों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महासभा में सदस्य देशों के बीच अपराध के डेटा और इसे नियंत्रित करने के उपायों और इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली तकनीक पर भी चर्चा होगी। इंटरपोल के पास एक काफी सुरक्षित नेटवर्क है जो कि साल भर 24 घंटे काम करता है। हाल के सालों में भारत बड़े डेटाबेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत के पास काफी विकसित फोरेंसिक विज्ञान डेटा और उन्नत साइबर अपराध रोधी क्षमता है। The significance of Interpol is
that even countries who are not very friendly with each other, or who may not even be having diplomatic relationship with each other, are able to interact on a professional police to police level. Interpol, by its very constitution, is not to indulge in military, political or religious matters. It is therefore noteworthy that this organization has survived 100 years, both the world wars, whereas many other international multilateral organizations did not. We are expecting that this General Assembly will discuss important matters which the world police in general, and important issues of crime and criminals which are significant for Indian police are also discussed, like cyber-enabled crime, cyber crime, online child sexual abuse, drug menace, counter-terrorism, anti-corruption, large financial crimes, and all other types of organized crime. और आपको अभी एक ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू कराते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन भेजा गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन जारी किया गया है, उनको बुलाया गया है। शराब घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल दोपहर को सिसोदिया से पूछताछ होगी। ऐसा बताया गया है कि कल दिन में 11 बजे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन किया गया है। तो आबकारी नीति घोटाले में ये पूरा मामला सामने आया है। लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई थी। मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी और उसके बाद ये जो नया बड़ा डेवलपमेंट आया है कि कल दिन में 11 बजे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है, उनको बुलाया है पूछताछ के लिए। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि उनके घर से जो भी चीजें मिली थी उसको देखते हुए और उसके बाद जो पूरे देश भर में तमाम जगहों पर रेड्स हुई थी शराब नीति घोटाले को लेकर के, जिस तरह से पूरा कार्टेल चला था और जिस तरह से शराब बिक्री से लेकर के और उसके बाद इस तरह की नीति गढ़ी गई थी ताकि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें फायदा हो सके, उसके पूरे एवज में ये पूरी रेड चलाई गई थी सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से। और उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मुद्दे का एक बड़ा हैंड बताया जा रहा था और ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेजा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, सीबीआई की सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी। सिसोदिया को आरोपी बताया था सीबीआई ने और उस समय सीबीआई ने एक लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया से करी थी। उनके लॉकर है उसकी तलाशी सीबीआई ने ली थी और इसके साथ साथ ही कई सारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई ने उस समय भी की थी। उसके बाद सीबीआई तमाम तथ्यों को जुटा रही थी और आपको पता है कि इधर ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और विजय नायर, और इसके अलावा ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब सीबीआई ने कई सारी पुख्ता जानकारियां हासिल कर ली, इसके अलावा ईडी से भी सीबीआई को इनपुट मिला था कि बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है और इस करप्शन के खेल में कई सारे जो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो शामिल हैं, कई सारे अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा चूंकि उप मुख्यमंत्री खुद सीधे सीधे इसमें आरोपी हैं, आरोपी नंबर 1 है सीबीआई की एफआईआर में। यही कारण है कि कल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ऑफिशियली पूछताछ के लिए बुलाया है। कल 11 बजे मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना होगा और सीबीआई के कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मनीष सिसोदिया से सीबीआई मांगेगी कि आखिर इस पॉलिसी को, जो एक्साइज पॉलिसी है, उसको लाने का मकसद क्या था। जो 144 करोड़ का जो लाइसेंस फीस है जो माफ की गई थी, उसके पीछे किसका कह सकते हैं कि हाथ था या किस तरह की मंशा थी। ये तमाम सवाल है
जो मनीष सिसोदिया से अब सीबीआई पूछेगी कल 11 बजे के बाद। निश्चित तौर पर ये भी जानना समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा मामला रहा है, जो ये शराब का कार्टेल रहा है, इसमें जैसा कि आपने बताया कि एफआईआर में जो दर्ज की गई है उसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। क्या कुछ सूत्र बताते हैं कि जो लगातार छापेमारी हुई या इससे पहले की जो पूछताछ हुई उसमें कहीं कोई डिटेल मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ स्थापित कर सकी है सीबीआई? देखिए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सारी डिटेल सीबीआई के पास है। अगर डिटेल नहीं होती निखिल तो मनीष सिसोदिया का नाम एफआईआर पे नहीं आता, पहली बात। और कोई भी जो आरोपी है वो हमेशा से यही कहता है कि मैंने किसी तरह का घपला नहीं किया, मैं किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ। जैसा कि मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और ये कहा भी है कि सीबीआई ने मेरे से पूछताछ कर ली, मेरे घर की तलाशी ले ली, मेरे फोन को ले लिया, मेरे गांव में चले गए और उन्हें कुछ नहीं मिला है। जबकि सीबीआई की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है। जबकि आप अगर देखें कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट भी दे दिया था और ये कहा था कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद सीबीआई ने स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं है, क्योंकि सभी आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। दूसरी, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, जो समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था, समीर महेंद्रू से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, जो कि शराब कारोबारी है, उन्होंने अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम ट्रांसफर करी थी, जिसमें विजय नायर जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था और विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन जो टीम है उसका हेड भी है। और विजय नायर के एक करीबी है जो मनीष सिसोदिया के भी करीबी है, उनको एक बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी समीर महेंद्रू की तरफ से। इसकी जानकारी ईडी के पास भी है और सीबीआई के पास है। इसके अलावा विजय नायर से लगातार जो पूछताछ हुई है, समीर महेंद्रू से जो पूछताछ हुई है, साउथ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उससे भी पूछताछ हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 16 लोगों के नाम निखिल एफआईआर है, उसमें 8 लोग ऐसे हैं जिनका शराब से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो शराब की पॉलिसी में शामिल थे, ना ही वो राजनेता है, उनका और कोई इंडस्ट्री भी नहीं है शराब की। लेकिन ये वो लोग हैं जो मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे थे शराब कारोबारी और सरकार के बीच में। यही कारण है कि सीबीआई के पास कई सारे तथ्य हैं, कई सारे सबूत हाथ लगे, जिनको आइडेंटिफाई आपको उप मुख्यमंत्री से कराना चाहेंगे कि आखिर आपका इन लोगों से क्या संबंध था, ये डील अगर हुई थी तो किस तरह की डील हुई थी। आपने देखा भी था कि एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया था, जिसमें एक शराब कारोबारी के पिता ये कहते हुए पाए गए थे कि अगर किसी नेता के पास आप एक मुश्त रकम पहुंचा दोगे तो आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा और दुकान खोलने की परमिशन भी मिल जाएगी, चाहे वो स्कूल के पास हो चाहे मंदिर के पास। तो सीबीआई के पास कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप कल मनीष सिसोदिया से सीबीआई मांगेगी। जी नीरज, हमारे दर्शकों को के समझने के लिए एक बार ये जो पूरा आबकारी नीति घोटाला है और ये उसके बाद जो नीति में घोटाला किया गया, जो पॉलिसी में चेंज किए गए और उसके साथ ही साथ जब इसका पालन करवाया गया तो उसमें भी किस तरह से विद्रूपता आई, किस तरह से भ्रष्टाचार आया, इसको जरा एक बार आसान शब्द में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इससे पहले निखिल जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत दिल्ली के अंदर ज्यादातर शराब की दुकानें वो सरकारी थी, यानी कि जो राजस्व अगर आता था तो वो सीधे सरकार के पास आता था। प्राइवेट दुकानें भी थी लेकिन उनकी संख्या कम थी। बाद में केजरीवाल सरकार ने क्या किया, जिसके मनीष सिसोदिया आबकारी मिनिस्टर थे, वो एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आए, जिस पॉलिसी के तहत शराब की जो दुकानें थी, जो सरकारी ठेके थे, वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो गए और जो प्राइवेट प्लेयर थे, दिल्ली में शराब बेचने की अनुमति उन प्राइवेट प्लेयरों को दी गई थी। अब उन प्राइवेट प्लेयरों में भी ये था कि जिस तरीके से लाइसेंस बांटा गया था, नीतिगत कई सारी खामियां थी। कई सारी जो कंपनी थी उसमें एक कंपनी ऐसी थी जो ब्लैक लिस्टेड थी, उस कंपनी को भी लाइसेंस दिया गया। दुकानें जिस तरीके से खोली गई थी, कॉलोनियों में दुकान खोली गई थी, स्कूल के आसपास दुकानें खोली गई थी, मंदिरों के आसपास दुकानें जो है वो खोली गई थी और शराब एक तरीके से दिल्ली के अंदर बहाई जा रही थी, जिसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, यानी कि दिल्ली को एक तरह से शराब की नदियों में तब्दील कर दिया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 144 करोड़ की जो लाइसेंस फीस थी, उस लाइसेंस फीस को भी दिल्ली सरकार ने माफ कर दिया जो कारोबारियों की, और नियम कानून के तहत वो राजस्व जो डिपार्टमेंट है जो वहां पर वो जानी थी, लेकिन वो शराब कारोबारियों की माफ कर दी गई। उसके बाद उपराज्यपाल महोदय ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे ये कहा था इस पूरे मामले की जांच करें। चीफ सेक्रेटरी ने जब इस पूरे मामले की जांच करी तो चीफ सेक्रेटरी ने उपराज्यपाल महोदय को ये रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि नई जो दिल्ली की नई शराब नीति है उसमें नीतिगत खामियां हैं, 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है और कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इस शराब पॉलिसी में इन्वॉल्व थे। उस
उस समय के तत्कालीन जो एक्साइज कमिश्नर और उनकी जो टीम थी वो उसमें शामिल थी। उसके बाद उपराज्यपाल महोदय ने सीबीआई जांच की ये पूरी सिफारिश की। बस ये मामला पहुंचा, सीबीआई ने तमाम तथ्यों को देखा, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें मनीष सिसोदिया और के जो अपनी आयो और जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए अधिकारी थे उनके यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया और उसके बाद जब केजरीवाल सरकार घिरती हुई नजर आई तब उन्होंने उस एक्साइज पॉलिसी से यू टर्न ले लिया। तो कई बार सरकार को भी ये पता था कि उनकी एक्साइज पॉलिसी में कई किया है और सीबीआई जांच भी हो रही है, इसी वजह से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है निखिल, और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने कई सारी रेड करी है बड़े पैमाने पर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बेंगलुरु के अंदर जो शराब कारोबारी है उनसे भी कई सारे इनपुट हासिल किए। इधर सीबीआई ने भी रेड करी है। मनीष सिसोदिया जो आबकारी जो अधिकारी रहे थे तत्कालीन, उनसे जो इनपुट मिला है, कई सारे कागजात उन अधिकारियों के पास मिले थे जो सरकार के पास होने चाहिए, वो कागजात अधिकारियों के घर पे मिले थे। तो ये तमाम घोटाला था जिसकी जांच दोनों केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं और उसी के तहत सीबीआई अब कल मनीष सिसोदिया से कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मांगेगी। बहुत संक्षेप में बताइए, क्या इसको ये भी समझा जाए कि अगर कुछ तथ्य मिलते हैं तो एफआईआर है ही है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की? बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। अगर मनीष सिसोदिया सीबीआई के पास जो सवाल है, सीबीआई के पास जो सबूत है, उन सबूतों का सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं देंगे, सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर की है, सीबीआई के पास तमाम सबूत है। क्योंकि सीबीआई केवल ऐसा नहीं है कि एफआईआर कर लेगी, सीबीआई को कोर्ट में भी जो एफआईआर है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट से भी साझा करना होगा। तो सीबीआई कहीं से भी कोई लीक पोल नहीं छोड़ेगी। मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी और जब सीबीआई को लगेगा मनीष सिसोदिया ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको जो सवाल है उनके जवाब नहीं दे रहे, तो कड़ा कदम उठा सकती है, उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। कोई बड़ी बिल्कुल, ये मामला कोर्ट में भी सस्टेन करना चाहिए, ये बात सीबीआई को पता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको समन किया है सीबीआई ने। कल दिन में 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ के लिए बुलाया है शराब घोटाले के सिलसिले में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि चीन की राजधानी में कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस सम्मेलन जारी है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर चीन से, जहां राजधानी बीजिंग में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दशक में 2 बार होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार और सेना के निर्विरोध प्रमुख के रूप में लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल मिलने की पूरी उम्मीद है। शी जिनपिंग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह अधिवेशन आज से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना लगभग तय है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को बने 1 सदी हो चुके हैं और 70 साल से वो चीन की सत्ता पर काबिज है। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों में ज्यादातर बड़े फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही लिए जा चुके होते हैं। भले ही राजनीतिक सत्ता पर शी की पकड़ बरकरार है, लेकिन बाकी मुद्दों पर बढ़ते दबाव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इसमें तेजी से धीमी होती अर्थव्यवस्था, तकनीक के क्षेत्र में दिग्गजों पर सरकार की कार्रवाई और सख्त कोविड रणनीति का आर्थिक असर भी शामिल है। खबर फ्रांस से, जिसने कहा है कि वो अपने देश में 2000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा। मीडिया से बात करते हुए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी सैनिकों को हमारी सैन्य इकाइयों में 3 स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
और एक दुखद घटना में दक्षिण पश्चिमी कोलंबियाई शहरों पोस्टो और पोपायन के बीच रास्ते पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। कोलंबियाई टेलीविजन पर दिखाया गया है कि बस सुबह सुबह दुर्घटना में पलट गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि धुंध के कारण चालक ने एक मोड़ से बाहर आने के बाद बस पर अपना नियंत्रण खो दिया। वाहन को सीधा करने, घायलों को और मृतकों को निकालने में पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों को 9 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। और तुर्की के काले समुद्र के तट पर आसामारा के छोटे कोयला खनन शहर के पास खदान विस्फोट के कारण तुर्की में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने धमाके में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में भाग लिया। राष्ट्रपति के अनुसार आखिरी लापता व्यक्ति मृत पाया गया, जिससे मरने वालों की संख्या 41 हो गई। अधिकारियों के अनुसार घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रारंभिक संकेत थे कि विस्फोट फायर एम्स के कारण हुआ। और ईरान की इविन जेल में भीषण आग लग गई है। यह जेल राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों, विदेशी नागरिकों के आवास के लिए जानी जाती है। ऑनलाइन साझा की गई वीडियो में तेहरान में साइट पर आग की लपटें और धुएं को दिखाया गया है, जिसमें गोलियों और विस्फोटों को सुना जा सकता है। कुछ कैदियों के परिवारों ने मीडिया को बताया है कि वे अपने रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विदेशी सरकारें जिनके नागरिक जेल में बंद हैं, उन्होंने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है। और कुछ खेल की खबरों का रुख करते हैं। मिस्र के कायरो में चल रहे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार को उदयवीर सिद्धू ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने जूनियर पुरुष 25 मीटर और स्टैंडर्ड पिस्टल खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं ईशा सिंह ने जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण अपने नाम किया, जबकि तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता अर्जित की। इस टूर्नामेंट के पदक तालिका में भारत दूसरे पायदान पर काबिज है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। और FC अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप H क्वालिफायर में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को इराक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इराक से मिली हार से उबरने की होगी। वहीं इससे पहले खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान कुवैत को 4-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। इस जीत के साथ ही पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पायदान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। और मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे FIBA अंडर-17 एशिया कप में आज भारतीय महिला और पुरुष टीमें आमने सामने अपने क्वार्टर फाइनल में खेल रही हैं। महिलाओं के क्वार्टर फाइनल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम का सामना चीनी ताइपेई के साथ होगा, जबकि पुरुष टीम जॉर्डन से भिड़ेगी। आपको फुटबॉल से जुड़ी एक खबर और दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे
निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फुटबॉल का खेल लगभग 200 देशों में खेला जाता है। इसका जुनून ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है और इसकी दीवानगी इन दिनों भारत में देखने को मिल रही है। भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में अंडर 17 महिला विश्व कप जारी है। इतने बड़े आयोजन से देश में फुटबॉल के प्रति लोगों की दीवानगी भी सामने आ रही है। आइए देखते हैं भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की यह विशेष रिपोर्ट। देश मेजबानी कर रहा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की। उड़ीसा, नवी मुंबई और गोवा में इसके मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां हर कोई इन खेलों के बारे में बातें कर रहा है। चाहे अमीर हो या गरीब, बुजुर्ग हो या बच्चा, फुटबॉल की दीवानगी इन सब में देखने को मिली। भुवनेश्वर के सलाई इलाके की झुग्गी बस्ती में रहने वाले छोटे और युवा वर्ग के बच्चों और खासकर लड़कियों में फुटबॉल के प्रति दीवानापन और जुनून देखने को मिला। बस्ती में कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो भी ये लड़कियां दूसरे बच्चों के साथ एक खाली पड़ी जमीन पर प्रैक्टिस करती हैं। दिन में ये बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को मैदान पर आते हैं। इस बस्ती में अधिकांश लोग काफी गरीब तबके के हैं, जिनके बच्चों के लिए ये खेल खेल पाना मुश्किल था। लेकिन इनके अंदर प्रतिभा इतनी कूट कूट कर भरी है कि इन्हें रोक पाना मुश्किल साबित हुआ। प्रतिभा के धनी यहाँ के ये बच्चे ISL लीग में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। बस्ती के छोटे से ग्राउंड में प्रैक्टिस करते ये छोटे छोटे बच्चे आगे चलकर राज्य और देश के लिए खेलना चाहते हैं। जयदेव महापात्रा एक फुटबॉलर रह चुके हैं, जो झुग्गी बस्ती के बच्चों को विभिन्न जगहों पर मुफ्त में फुटबॉल सिखाते हैं। महापात्रा का मानना है कि अगर ये बच्चे खिलाड़ी नहीं बन पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो आपको मानसिक रूप से काफी मजबूत बनाता है। हम यहाँ पे उड़ीसा में करीब 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल विलेजेस में फ्री फुटबॉल कोचिंग कैंप चलाते हैं, जो साल भर चलता है। जो गरीब बच्चों को, स्लम्स के बच्चों को, विलेजेस के बच्चों को फ्री फुटबॉल ट्रेनिंग विद किट हम देते हैं। जो रॉ स्ट्रेंथ होता है हमेशा ट्राइबल जोन और स्लम जोन से आता है। वर्ल्ड में भी आप वर्ल्ड लेवल के प्लेयर देखेंगे, ज्यादातर प्लेयर स्लम जोन से आते हैं। और जो रफ बिल्डअप होता है एक बच्चे का स्लम जोन में, जो उसकी कैरेक्टर्स बिल्डअप होती है, जिस तरह से एक फुटबॉल प्लेयर के लिए वो उचित कैरेक्टर होता है, एग्रेशन रहता है, क्विक थिंकिंग रहती है, तो वो नेचुरल चीजें, उनमें ब्रेवरी होती है। इस ग्राउंड में लड़कों के साथ साथ काफी संख्या में लड़कियां भी प्रैक्टिस करती हैं, जो अपने खेल से लड़कों को कड़ी टक्कर देती हैं। ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रहे कोच इन बच्चों को फुटबॉल की हर एक बारीकी सिखाते हैं, जिसके दम पर वे एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। किसी के पिता बेरोजगार हैं तो किसी के मजदूरी करते हैं, लेकिन इन बच्चों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तमाम तकलीफों को पीछे छोड़कर ये हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। और जब भी ये किसी प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं तो अच्छे अच्छे टीमों के पसीने छुड़ा देते हैं।
फुटबॉल खेल के मैं बड़ा प्लेयर बनना चाहती हूँ। भारत से मैं खेलना चाहती हूँ। ओडिशा में अभी फुटबॉल चलता है, उसके में भी खेलना चाहती हूँ। मतलब फुटबॉल जब मैंने देखा अपने दोस्त लोग को खेलते हुए तो अच्छा लगा, तो मतलब मुझे भी इच्छा हुई कि मतलब मैं भी खेल सकती हूँ, तो इसलिए प्रैक्टिस की मैंने और अच्छा खेलने की ट्राई करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि अगले बार मैं खेलूँ। राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जा रहा है, जिसको देखकर इनकी उम्मीदों को एक नई उड़ान मिली है। इस छोटी सी बस्ती के एक छोटे से ग्राउंड में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। सभी को उम्मीदें हैं क्योंकि इस सरजमी पर इस समय फीफा अंडर 17 होस्ट किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जहन में है कि ये भी यहाँ से निकल करके टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचेंगे और अपना भविष्य तराशने में कामयाब होंगे। कैमरा संजय जैना के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और ओडिशा का में खेलों का एक अलग स्थान है। फीफा विश्व कप के बाद 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुषों का हॉकी विश्व कप खेला जाएगा और ये लगातार दूसरी बार है जब इसकी मेजबानी ओडिशा को मिली है। इन तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने बात की ओडिशा के खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा से। इस समय हम भुवनेश्वर में मौजूद हैं और आपको पता है कि पिछले कई दिनों से फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का यहाँ पर टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। नवी मुंबई, गोवा में भी मुकाबले चल रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस अभी तक देखने को मिला और कितना ज्यादा फायदा मिलेगा भारतीय फुटबॉल टीम को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुषार कांति बेहरा। सर, वेलकम टू डीडी न्यूज। नमस्ते। कितना फायदा मिलेगा स्पोर्ट्स फर्टिनिटी को, कितना पेन लेकर के उड़ीसा गवर्नमेंट ने भारत सरकार के साथ मिलकर इसको कंडक्ट किया? 2020 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप शेड्यूल हुआ था इंडिया में होने का और हमारा कलिंग स्टेडियम में होने वाला था। कोरोना के वजह से वो कैंसिल हुआ, तो हमारे मन में जो था, जो डाउट था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोरोना से बाहर आके अभी तो फिलहाल 2022 में फाइनली कलिंग स्टेडियम में हुआ, जो 3 वेन्यू है, गोवा, नवी मुंबई और भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम। बहुत सारा एंथुसियाज्म है स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर स्टूडेंट्स, जो लोग मतलब फुटबॉल में जो रखते हैं उनका इंटरेस्ट है। और अच्छा बात यह है कि इंडिया के लीग में जितने सारे मैचेस हैं वो भुवनेश्वर में हुआ, तो ये सारा इंडिया के लिए गर्व की बात है। कई दफा ऐसा देखा गया है कि स्पोर्ट्स में जब भी जरूरत हुई तो आपने जाकर के ब्रांडिंग कराया। उड़ीसा ने हॉकी को पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया। क्या कुछ रहता है इसके पीछे स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ाने का मकसद? एक बात ही मैं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का जो उत्साह है, उनका जो कमिटमेंट है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करने के लिए। आपको पता होगा एशियन एथलेटिक्स से लेकर अभी 2018 जो हॉकी वर्ल्ड कप, तब तक सारे मैचेस, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हम लोग सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज किए हैं। और उसके बाद आपको पता होगा 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम, उसका परफॉर्मेंस के पीछे उड़ीसा सरकार की जो उनका जो था हमारा स्पॉन्सरशिप, उसको लेके फिर माननीय मुख्यमंत्री उसको 10 साल और बढ़ा दिए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 2024, 28 और 32 में जो ओलंपिक होने वाला है, वहां तक जो लोग स्पोर्ट्स में उनका रुचि रखते हैं, जो सब परफॉर्म करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्मर्स हैं, उनको हम लोग किसी इंटरनेशनल एरिना में खेलने के लिए सहयोग करें। प्रधानमंत्री भी लगातार इनिशिएट कर रहे हैं, नवीन पटनायक जी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ ही साथ हमने देखा स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर खुद मौजूद थे, आपके लॉ मिनिस्टर मौजूद थे। किस तरह से देखते हैं सारा कॉम्बिनेशन जो हमने टैकल किया, उसके बाद हमने ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया, लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। सबसे अच्छा बात है, सारे जो सपोर्ट मिलने वाला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारे सपोर्ट मिल रहा है। और इसके चलते आगे मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि हॉकी के लिए जो भी FIH इंटरनेशनल बॉडी से लेकर हॉकी इंडिया, अभी जो हमारा पद्मश्री दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट हुए हैं, सबसे अच्छा बात यह है कि ये जो पहले जो सहयोग मिला है, आगे जाके ये सहयोग मिलने वाला है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। कैमरा संजय जैना के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है ओडिशा को और लगातार खेलों के क्षेत्र में, चाहे वो हॉकी हो या फुटबॉल हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलों के आयोजन में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस देश की शिक्षा प्रणाली में निहित है। व्यक्ति के समग्र विकास के साथ साथ समाज और देश का विकास शिक्षा से ही होता है।
मानव विकास सूचकांक में आकांक्षी वर्ग में आने वाले महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नीति आयोग से मिली 2 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि से वाशिम जिले में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय पाठशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमें जिले के 22 गांवों के 5500 यानी 5500 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। महाराष्ट्र के आकांक्षी जिले में शामिल वाशिम के विकास के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका असर यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। वाशिम शहर से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित साखरा गांव में जिला परिषद का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल से 22 गांव के करीब 5500 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। केंद्र सरकार की यह पहल शैक्षिक गतिविधि के माध्यम से वाशिम जिले के शैक्षिक पिछड़ेपन को भविष्य में दूर करने के लिए काफी हद तक मददगार साबित होगी। जिला परिषद के इस स्कूल में वर्तमान में साखरा गांव समेत क्षेत्र के 18 गांव के छात्र पढ़ रहे हैं। इस स्कूल का अभी 90% काम पूरा हो चुका है और आने वाले शैक्षिक सत्र तक स्कूल शुरू हो जाएगा। इस पाठशाला से सभी लोग प्रेरित हुए हैं। करीबन ये पाठशाला का जो बांधकाम है, ये बांधकाम चल रहा है। नीति आयोग के द्वारा जो निधि हमारे पाठशाला को प्राप्त हुआ है, इस निधि से ये कार्य संपन्न हुआ है। और ये सब कार्य संपन्न होने के लिए यहाँ की जो टीचर्स लोगों की टीम है, साथ ही गांव के लोग हैं, उनका भी अच्छी तरह से सहभाग यहाँ मिला है। और नीति आयोग से करीबन 3.25 करोड़ का बजट है और इस 3.25 करोड़ की बजट में इस इमारत का बड़ा भव्य दिव्य ऐसा बांधकाम हो रहा है। हाल ही में इस स्कूल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल कर दिया गया है और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक परिसर का काम साखरा गांव की 36 एकड़ विशाल भूमि में चल रहा है और परियोजना को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए प्रदान किए हैं। अब इस 36 एकड़ एरिया में ये बहुत बड़ा नीति आयोग की मदद से स्कूल खड़ा होने जा रहा है। यहाँ जो बच्चों को सभी स्पोर्ट एक्टिविटी और म्यूजिक, सभी जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स है, उसके लिए पूरी तैयारी किए जाने वाली है। आजू बाजू के 22 गांवों के बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये स्कूल केवल यही स्कूल नहीं तो आजू बाजू के सभी स्कूलों को एक मार्गदर्शक बनने का काम कर रही है। वर्तमान में साखरा गांव का पूरा जिला परिषद स्कूल कक्षाओं से भरा हुआ है और नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल में कुल 854 छात्र नामांकित हैं। विकास के मानक में पिछड़े वाशिम जिले में यह स्कूल शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी और यह निश्चित रूप से आकांक्षी कहे जाने वाले वाशिम जिले को प्रगति की दिशा दिखाने में मार्गदर्शक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक समय ऐसा था जब हरियाणा के नूह जिले को राज्य के सबसे कम विकसित जिले के तौर पर गिना जाता था, लेकिन 2018 में इसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जिले के तहत चुना गया और आज नूह विकास की राह पर चल पड़ा है। देखिए नूह की जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के नूह जिले की दशा व दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं, जिसका असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। नूह के उपायुक्त के मुताबिक कृषि, जल संसाधनों और शिक्षा के क्षेत्र में सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों से निरंतर सुधार हो रहा है। नूह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा सहायक को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से रखा गया है। जिले में शिक्षकों की कमी को देखते हुए ही शिक्षा सहायक स्कीम गवर्नमेंट से अप्रूव की गई। इसके पश्चात 1000 शिक्षा सहायक लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभी हमने 500 PRT इसमें शिक्षा सहायक लगा लिए हैं एंड मिडिल लेवल पे हमने 125 शिक्षा सहायक अभी रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं, जिससे हमारे जिले में जो शिक्षकों की कमी है वो काफी हद तक इस इशू को डील करने में हम सफल साबित हुए हैं।
जिले के अध्यापकों के मुताबिक सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही शिक्षित युवाओं को भी रोजगार मिला है। शिक्षा सहायक से बदलाव ये आया है कि स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। जब टीचर ही कम थे तो बच्चे भी नहीं रुकते थे। नए बच्चे हैं, इनको जो ट्रेनिंग भी 8 दिन की दी गई है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फील्ड में लागू कर रहे हैं और उससे बहुत इनोवेटिव तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। न केवल बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, बच्चों की रेगुलरिटी भी बढ़ी है साथ साथ में, और कहीं ना कहीं गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है उसमें और बढ़ावा हुआ है। देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में शामिल नूह अब विकास के कई मोर्चों पर अच्छा काम कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला योजना से नूह जल्द देश के विकास में नई ऊंचाइयां छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के स्टार्टअप चैंपियन टैग बॉक्स से और हमारे स्टार्टअप मेंटोर से। हमें लगा कि IoT डेटा को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल